प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय कल हमने पढ़ा था अंकेक्षण एक परिचय के बारे में। आज आगे बढ़ाते हुए विषय को अंकेक्षण में ही हम अशुद्धियों, कपट एवं गबन के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं कि अंकेक्षण का मूल उद्देश्य अशुद्धियों एवं कपट एवं गबन का पता लगाना है। अंकेक्षक का कार्य। अशुद्धियाँ किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज़, अशुद्धियों से तात्पर्य है वित्तीय सूचनाओं में अनजाने में होने वाली त्रुटि के कारण लाभ व हानि दोनों हो सकता है। अशुद्धियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? हम विद्यार्थियों, चूँकि हम 12th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि अशुद्धियों के प्रकार, नंबर 1 सैद्धांतिक अशुद्धियाँ वे कहलाती हैं जिनके अंतर्गत हमने लेखांकन के सिद्धांतों की अवहेलना की है, उन्हें हम सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहते हैं। नंबर 2 भूल संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात किसी व्यवहार का लेखा करने से यदि हम भूल गए हैं तो उसे हम भूल संबंधी अशुद्धियाँ कहते हैं। नंबर 3 क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, कंपनसेटरी एरर, अर्थात कहने का मतलब ये वो अशुद्धियाँ हैं जिनमें यदि एक अशुद्धि के द्वारा कोई कमी रह जाती है तो उस कमी की पूर्ति दूसरी अशुद्धि के द्वारा या दूसरी की गई गलती के द्वारा की जाती है। अतः इसे हम क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहते हैं। दोहराव की अशुद्धियाँ, दोहराव से मतलब कभी हो सकता है कि हमने लेखांकन के सिद्धांतों के तहत किन्हीं व्यवहारों का 2 बार लेखा कर दिया है तो उसे हम दोहराव की अशुद्धियाँ बोलते हैं। 5वां हिसाब की अशुद्धियाँ, यदि गलती से हमने हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी की है या लिखने में कोई त्रुटि रह गई है तो उसे हम हिसाब की अशुद्धियाँ कहते हैं। विद्यार्थियों, अशुद्धियों के साथ साथ दूसरा विषय इसी के अंदर गबन किसे कहते हैं और गबन के कितने प्रकार होते हैं। गबन प्रबंधक, कर्मचारियों या अन्य तृतीय पक्षों में से किसी एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर किसी वित्तीय सूचना को गलत ढंग से प्रस्तुत करना कपट या गबन कहलाता है, जिससे एक पक्ष को लाभ होता है और दूसरे पक्ष को हानि होती है। विद्यार्थियों, अशुद्धि एवं कपट अक्सर प्राय प्रतिवर्ष अंकेक्षण के अंदर मुख्य परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं इनके बारे में कि इनकी या तो परिभाषा दीजिए, इनके प्रकार बताइए, इनके अंदर दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में बतलाइए। गबन के प्रकार। गबन नंबर 1, कौन कौन से गबन के प्रकार होते हैं? नंबर 1 रोकड़ का गबन। यदि मान लो हमने हिसाब किताब में लेखों में लिखा ही नहीं है और जेब में रुपया डाल लिया है तो उसे हम रोकड़ का गबन कहेंगे। दूसरा माल का गबन। माल के गबन के संबंध में विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हम माल को यदि हम अपने घर ले जाएं और व्यक्तिगत कार्यों के लिए प्रयोग में लाएं तो उसे हम माल का गबन कहते हैं। संपत्तियों का गबन, यदि संस्था की संपत्तियों का उपयोग हम व्यक्तिगत कार्यों के लिए करते हैं तो उसे हम संपत्तियों का गबन कहते हैं। संपत्तियों का गबन कहते हैं। नंबर 4 श्रम का गबन। संस्था के द्वारा भुगतान किया जा रहा है श्रमिकों को और कार्य यदि व्यक्तिगत या घर पे करता है तो उसे हम श्रम का गबन कहते हैं। 5वां सुविधाओं का गबन। यदि हमने कोई सुविधाएं संस्था के लिए ली हैं और यदि उन सुविधाओं का उपभोग यदि हम व्यक्तिगत कार्यों के लिए करते हैं तो उसे हम सुविधाओं का गबन कहते हैं। हिसाब किताब में गड़बड़ी, यदि हम लेखा संबंधी हिसाब किताब में गड़बड़ी करते हैं तो उसे हम हिसाब किताब में गड़बड़ी कहते हैं। विद्यार्थियों, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, अशुद्धियाँ के प्रकार बताइए, अशुद्धियों की परिभाषा दीजिए, गबन की परिभाषा दीजिए, गबन के प्रकार बताइए, अशुद्धियों एवं गबन में अंतर बताइए। अशुद्धियाँ जाने अनजाने में हुई गलती को अशुद्धि कहते हैं और गबन में जानबूझकर, विलफुली जानबूझकर कर्मचारी का, प्रबंधक का ये उद्देश्य रहता है
का हमें संस्था के सुविधाओं का, रोकड़ का, माल का गबन करना है तो उसे गबन कहा जाता है। अगला चीज़ है विद्यार्थियों अंकेक्षण में अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या एक अंकेक्षक को क्या क्या उसके अधिकार होते हैं, क्या उसके दायित्व होते हैं, उसका कार्यक्षेत्र क्या संस्था तक ही सीमित होता है या उसका अधिकार बड़ा होता है। इस संबंध में सभी जानते हैं विद्यार्थियों, अंकेक्षक द्वारा हिसाब किताब की जांच की निर्धारित सीमा ही अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र कहलाती है। इसका निर्धारण संबंधित परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्षेत्र में दो सीमाएं होती हैं। नंबर 1, पहला विस्तृत, जिस समय हिसाब किताब का अंकेक्षण किया जा रहा है उसमें कितने व्यवहारों के लेखे का अंकेक्षण किया जाए। कहने का तात्पर्य है संपूर्ण इंद्राज किए गए व्यवहारों का अंकेक्षण किया जाएगा या केवल रैंडम सैंपलिंग के आधार पर किसी गिने चुने ही व्यवहारों का अंकेक्षण या जांच की जाएगी। नंबर 2, गहरी जांच, प्रत्येक व्यवहार की किस गहराई तक जांच की जाएगी, इसको गहन जांच या गहरी जांच कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यवहार की गहनता से जांच को हम गहरी जांच कहते हैं। अगले इसी क्रम में विद्यार्थियों परिस्थितियों के अतिरिक्त कार्य क्षेत्र का निर्धारण में अंकेक्षण के प्रकार भी निर्भर करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। नंबर 1, निजी अंकेक्षण, इसमें कार्य क्षेत्र का निर्धारण नियोक्ता व अंकेक्षक के मध्य हुए समझौते के आधार पर निर्भर करता है। अर्थात निजी अंकेक्षण के अंदर जो एग्रीमेंट एम्प्लॉयर और ऑडिटर के बीच हुआ है, मध्य हुआ है, उन समझौतों के आधार पर ही अंकेक्षक को छूट रहती है कि इन चीज़ों की जांच करने का अधिकार अंकेक्षक को है। नंबर 2, वैधानिक अंकेक्षण, कंपनी विधान के अंतर्गत केवल अंकेक्षण के उद्देश्य दिए गए हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अंकेक्षण कार्य की सीमा का निर्धारण स्वयं अंकेक्षक के द्वारा किया जाता है। अर्थात कंपनी विधान में अंकेक्षण को उद्देश्य के द्वारा ये बताया गया है कि उसकी सीमाएं क्या है और उसका कार्यक्षेत्र कितना है। नंबर 3, सरकारी अंकेक्षण, इसमें कार्यक्षेत्र का निर्धारण नियंत्रण व महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। अर्थात सरकारी कंपनियों के अंकेक्षण में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा जो कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाता है वही सरकारी अंकेक्षक का कार्यक्षेत्र कहलाता है। अंकेक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। नंबर 1, पूर्ण अंकेक्षण, सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्ण अंकेक्षण का मतलब जब किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है तो उसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। इस परिस्थिति के अंतर्गत अंकेक्षक का यह दायित्व हो जाता है कि वह व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण व्यवहारों की गहनता से जांच करें। नंबर 2, आंशिक अंकेक्षण, यदि किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न की जाकर उसके किसी हिस्से की जांच की जाती है तो उसे हम आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। पूर्ण अंकेक्षण में प्रत्येक व्यवहार की जांच की जाती है, जबकि आंशिक अंकेक्षण में किन्हीं गिने चुने व्यवहारों की ही जांच की जाती है। नंबर 3, चालू अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण एक ऐसा अंकेक्षण है जिसमें अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित समयांतरों पर वित्तीय काल के मध्य आकर उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है और वर्ष के अंत में कुछ ही लेखा ऐसा बचता है जिसकी जांच अगले वर्ष की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि चालू अंकेक्षण में समय समय पर अंकेक्षक संस्था के अंदर जाकर व्यवसाय के व्यवहारों की जांच करता रहता है और वर्ष के अंत में जब कुछ व्यवहार बच जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत समय पर अर्थात एक बहुत कम समय में वह संपूर्ण लेखा की जांच कर लेता है। सामयिक अंकेक्षण, जिसको हम पीरियडिकल ऑडिट भी कहते हैं, सामयिक अंकेक्षक
वह अंकेक्षण है जिसमें अंकेक्षण का कार्य वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार होने के बाद किया जाता है। इसमें अंकेक्षण कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि वह अंकेक्षण पूरा न कर ले। अर्थात सामयिक अंकेक्षण में जो अंकेक्षण कार्य है वो वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार होने के बाद किया जाता है।